हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। चलिए आज बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियाँ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के शेड्यूल्स के बारे में। इंडियन शेड्यूल्स ये एक तरह की लिस्ट है जिसको कैटेगराइज और एक टेबल की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ को। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं और ब्यूरोक्रेट की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको एक टेबल की फॉर्म में बताया गया है शेड्यूल्स में। शेड्यूल्स के बारे में पहली बार मेंशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अंतर्गत टोटल शेड्यूल्स थे 10। शुरू में जब भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया और लागू किया गया तो भारत के संविधान में थे 8 शेड्यूल्स। एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं 12 शेड्यूल्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग शेड्यूल्स, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिसकी वजह से शेड्यूल्स की एक लिस्ट बनानी पड़ी? तो किसी भी एक्ट के प्रोविजंस को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना होने देने पर शेड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि शेड्यूल्स क्या करते हैं, लीगल एलिमेंट्स को बाकी इंफॉर्मेशन से अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्ट क्या हो जाता है, इजी हो जाता है एक्सप्लेन करने में और इजी हो जाता है समझने में। शेड्यूल्स की इंट्रोडक्शन से कोई भी चेंज अगर संविधान में हो रहा है तो पूरे संविधान को अपडेट करने के बजाय सिर्फ शेड्यूल्स में ही चेंजेस किए जाते थे और किए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चेंज पूरे संविधान में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शेड्यूल्स का उपयोग ना सिर्फ भारत के संविधान में है बल्कि अलग अलग कानून्स में अलग अलग पर्पस के लिए होता है। चलिए शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के 12 शेड्यूल्स के बारे में। पहला शेड्यूल्स है हमारा, इसमें बेसिकली एक लिस्ट बनाई गई है स्टेट्स और इंडियन टेरिटरीज़ के बारे में। इस लिस्ट में कोई भी अगर स्टेट्स और यूटी में चेंजेस होता है, बॉर्डर में चेंजेस होता है या कोई कानून बनता है उनके चेंजेस से रिलेटेड, तो वो सब मेंशन फर्स्ट शेड्यूल में होता है। किसी भी टेरिटरी, स्टेट या यूटी की कोई चेंज आता है या कोई नई स्टेट या यूटी बन रहा है या किसी राज्य या यूटी को मर्ज करके एक सिंगल राज्य या यूटी में बनाया जा रहा है तो उसकी अमेंडमेंट की जाती है और ये अमेंडमेंट होती है फर्स्ट शेड्यूल में। पहले शेड्यूल्स को पहली बार अमेंड किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत। बात करते हैं सेकंड शेड्यूल्स के बारे में। तो सेकंड शेड्यूल बताता है, एक तरह की लिस्ट है ये, इमोलूमेंट्स फॉर होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। जो भी संविधानिक ऑफिस में बड़े बड़े रैंक के होल्डर्स हैं उनके इमोलूमेंट्स में आता है आपके अलाउंसेस, प्रीविलेजेस और सैलरीज, अलाउंसेस और उनको जो स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन की गई हैं। अब जानते हैं ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है राज्यों के गवर्नर्स, तीसरे पे है लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चौथे पे है राज्यसभा का चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, पांचवें पे है राज्यों की और यूटी की विधानसभाओं के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग। बात करते हैं थर्ड शेड्यूल के बारे में। थर्ड शेड्यूल में एक तरह से लिस्ट दी गई है उन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के बारे में जिनकी ओथ के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है थर्ड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में बेसिकली जो संविधानिक ऑफिसेस हैं उनकी शपथ यानी कि ओथ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं? फर्स्ट पे हैं यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्र सरकार के मंत्री। दूसरे पे आते हैं ऐसे कैंडिडेट जो एमपी के इलेक्शन के लिए खड़े हैं, उनकी ओथ।
तीसरे पे है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, उनकी ओथ। फोर्थ पे आता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। फिफ्थ पे आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग। सिक्स्थ में आता है आपका स्टेट मिनिस्टर्स। सेवन्थ में आता है एमएलए और एमएलसी की सीट के लिए खड़े कैंडिडेट्स की ओथ। एट्थ पे आता है एमएलएज और एमएलसीज। और लास्ट नाइन्थ पे हैं हाई कोर्ट के जजेस। इन सब की ओथ के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है थर्ड शेड्यूल में। चलिए बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल के बारे में। फोर्थ शेड्यूल डिस्क्राइब करता है राज्यसभा की सीट्स के बारे में। ये डिफाइन करता है कि किसी भी राज्य और यूटी से राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल से राज्यसभा की 3 सीट्स हैं, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है फोर्थ शेड्यूल में। आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग राज्यसभा की कुल 250 सीटें हैं। उन 250 में से 12 सीटें नॉमिनेटेड हैं राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति 12 पर्सन्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। बाकी 238 सीटें इलेक्टेड हैं जो कि स्टेट्स और यूटी से आते हैं। चलिए बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स की एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में। किस तरह से जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय एरियाज को एडमिनिस्ट्रेड और कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल एरिया के बारे में बताया गया है। शेड्यूल एरिया एक तरह का ऑटोनॉमस एरिया है जो कि एक राज्य के अंदर है और उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। बेसिकली ये शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को कवर करता है। शेड्यूल ट्राइब एक तरह से ग्रुप है उन लोगों का जिसके बारे में भारत के संविधान में भी वर्णन किया गया है। चलिए जानते हैं सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल 4 राज्यों के ट्राइबल एरिया के बारे में बताता है और ये राज्य हैं आपके AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करता है आपका सिक्स्थ शेड्यूल, यानी कि 4 राज्यों के बारे में। बेसिकली इसमें क्या है, एक तरह से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है इन एरियाज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। ये आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ही मिलेगा। इनके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 275 सब क्लॉज 1 भारत के संविधान में। चलिए बात करते हैं 7 शेड्यूल के बारे में। 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 के अंतर्गत भारत में डिवीज़न ऑफ पावर किया गया है। मतलब भारत में जितने भी शक्तियां हैं उनको वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है। और ये डिवीज़न ऑफ पावर किया गया है राज्य और केंद्र के बीच, और ये किया गया है 3 लिस्ट के थ्रू। पहली है आपकी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कानून सिर्फ केंद्र की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है। सेकंड है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके ऊपर कानून सिर्फ राज्य की सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर कानून यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो भारत की जो पावर्स को डिवाइड किया गया है इन 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। चलिए बात करते हैं 8 शेड्यूल के बारे में। 8 शेड्यूल बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ये रिपब्लिक भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्क्राइब करता है। भारत के संविधान के पार्ट 17 और आर्टिकल 343 से लेके 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। शुरू में भारतीय संविधान में 14 लैंग्वेजेस थी। एट प्रेजेंट ये 22 लैंग्वेजेस है। 15वीं लैंग्वेज आपकी सिंधी हुई थी जिसको ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के अंतर्गत। फिर इसके बाद 3 और लैंग्वेजेस ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया 71st
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत। इसके बाद 4 नई लैंग्वेजेस ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। इन 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंतर्गत। तो शुरू में 14 थी, इसके बाद आपकी 8 नई लैंग्वेजेस को ऐड करके टोटल इस समय आपकी शेड्यूल्स के अंतर्गत 22 लैंग्वेजेस के बारे में वर्णन किया गया है। एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए है, इन 22 में से इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश इनका हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात करते हैं 9th शेड्यूल के बारे में। 9th शेड्यूल कवर करता है स्टेट्स के लॉ और रेगुलेशंस जमीनों के रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी कानून्स और नियम हैं उनके बारे में वर्णन करता है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल के अंतर्गत ही जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था। इस 9th शेड्यूल को भारतीय संविधान में शुरू में नहीं जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंतर्गत। बेसिकली इसमें लेजिस्लेशन की प्रोटेक्शन है, जुडिशियल स्क्रूटनी कोई भी करती है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन उनके बेसिस पे। चलिए बात करते हैं 10th शेड्यूल के बारे में। 10th शेड्यूल्स में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं और ये प्रोविज़न्स है एमपीज और एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। अगर एमपीज और एमएलए किसी भी डिफेक्ट के बेसिस पे गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 10th शेड्यूल में ऐसा मेंशन किया गया है। शुरू में भारतीय संविधान में 10th शेड्यूल नहीं था, इसे जोड़ा गया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत। 10th शेड्यूल को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात करते हैं 11th शेड्यूल के बारे में। 11 शेड्यूल्स में प्रोविजंस बताए गए हैं। ये प्रोविजंस किससे संबंधित है? पंचायत से रिलेटेड। 11 शेड्यूल में पंचायत की पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में वर्णन किया गया है। 11 शेड्यूल्स में पंचायत के रिगार्डिंग 29 मैटर्स हैं। शुरू में भारतीय संविधान में पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11th शेड्यूल में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत। चलिए एट द एंड बात करते हैं 12th शेड्यूल के बारे में। 12th शेड्यूल्स में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड। इस शेड्यूल में बताया गया है म्यूनसिपालिटीज की पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 12 शेड्यूल्स में म्यूनसिपालिटीज के अंतर्गत 18 मैटर्स आते हैं। शुरू में इस शेड्यूल्स को भी यानी कि म्यूनसिपालिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, इसे 12th शेड्यूल में जोड़ा गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत। तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन थी भारत के 12th शेड्यूल्स के बारे में। उम्मीद है आपको यहाँ पे 12th शेड्यूल्स बिल्कुल भी क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।